माँ ने आज सुबह ही फ़ोन पर चाची की बीमारी की खबर दी थी। बोल रही थी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना सुनते ही शाम को पतिदेव ने आनन फानन में मुझे ट्रेन में बिठा दिया। हाँ, उन दिनों आज की तरह महीनों पहले टिकट बुक नहीं करानी पड़ती थी। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर सीट मिल जाया करती थी। बाबूजी के सरकारी ओहदे के कारण हमारे परिवार की सोच गांव के अन्य परिवारों की तुलना में थोड़ी बेहतर थी। हमारे घर में अनुशासन और शिक्षा का विशेष महत्व था। भाई दो घर छोड़कर मेरे बड़के दादा का परिवार भी रहता था। उनके 3 बेटे थे। घर में सब कुछ अच्छा था सिवाय सबसे छोटे राजेंद्र चाचा के। लोग कहते थे कि वो दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर थे, परंतु अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो वो दिमागी कमजोरी की आड़ में कुछ ज़्यादा ही सियाने थे। एक तो वो कोई काम धाम नहीं करते थे, ऊपर से पूरे दिन गांव में घूमते और आती जाती लड़कियों पर छीटाकशी करते। अक्सर शाम को घर में शराब पीकर आते और खूब बवंडर मचाते। और बड़के दादा का परिवार हमेशा उनकी गलतियों पर पर्दा डालते रहते। जिस देश के लोग धृतराष्ट्र से कुछ सीख ना पाए, उस देश के बेटों पर लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। खैर, असली कहानी अब शुरू हुई जब राजेंद्र चाचा की शादी मधु चाची से हुई। मैं उस समय यही कोई 10-11 वर्ष की रही होगी और मधु चाची यही कोई 20-21 वर्ष की। मधु चाची बहुत खूबसूरत, सभ्य और सुशील महिला थी। बातचीत में बहुत नम्र, शायद 12वीं पास थी, पर हर काम में, घर के रख रखाव में बड़ी कुशल थी। बस एक ही कमी थी कि वो गरीब परिवार से थी। तभी तो उनके घर वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उनका ब्याह उनसे 10 साल बड़े और निखट्टू राजेंद्र चाचा से करवा दिया था। मैं अक्सर शाम को नई नवेली चाची के पास खेलने चली जाती। वो मेरे साथ घंटों बातें करती और खेलती। उनके माथे की छोटी लाल बिंदी, आँखों का गहरा काजल और मांग में सजा गड़ा लाल सिंदूर देख ऐसा लगता जैसे सुबह सुबह कमल की कली खिली हो, एकदम पाक, पवित्र, निश्चल। कुछ दिनों बाद अचानक चाची के बदन पर नीले निशान देखने लगे, जिसे वो अपनी साड़ी के पल्लू से छिपाने की भरकस कोशिश करती। एक दिन कोई बात कहते कहते वो पानी लेने को जैसे ही उठी तो आ की आवाज़ के साथ लड़खड़ा गई। मैंने जल्दी से उन्हें संभाला। चाची, आप बिना किसी गलती के चाचा से मार क्यों खाती हैं? आप उनका विरोध क्यों नहीं करती? अपनी माँ के पास क्यों नहीं चली जाती? उनकी हालत देख कई दिनों से मेरे अंदर उबल रहा ज्वालामुखी फूट गया। चाची ने छलक आए आंसुओं को अपनी धोती के कोने से पोंछ बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, लड़कियों के 2 घर होते हैं, एक मायका और एक ससुराल। मायके वालों ने तो हमारा दान कर दिया और हम भी चौखट लांग कर यहाँ आ गए अपने दूसरे घर। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से अगर जाएंगे तो कंधों पर ही जाएंगे। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है। मुझे समझ नहीं आता हम अपनी बेटियों की सोच को इतना लाचार कैसे बना देते हैं कि वो कीचड़ में खिलने की बजाय कीचड़ में धंसने लगती हैं। वक्त अपनी चाल से चल रहा था। पढ़ाई में व्यस्तता के कारण चाची के पास अब मेरा आना जाना कम हो गया था। एक दिन स्कूल में किसी लड़की ने मुझसे कहा, गौरी, मेरी मम्मी कह रही थी कि तेरे राजेंद्र चाचा को एड्स हो गया है, वो भी अपनी बीवी के कारण। उसकी बात सुन के मैं घबरा गई। पता नहीं, बस इतना ही मेरे मुंह से निकला। उस रोज़ घर लौटते समय अचानक दूर से मैंने देखा राजेंद्र चाचा चाची को बालों से घसीट कर बाहर खींच कर ले जा रहे थे। तभी पीछे से बड़के दादा की कड़कती आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, चरित्रहीन है ये, इसे घर से नहीं गांव से भी निकाल दो, वरना ये सारे गांव को बीमार कर देगी। मधु चाची राजेंद्र चाचा के पैर पकड़ रही थी। हमने कुछ नहीं किया, हमें घर से ना निकालो। और बड़के दादा पीछे से चिल्ला रहे थे, राजेंद्र, इसकी एक ना सुनना, कुलक्षणी है ये, चरित्रहीन है ये, गरीब समझकर इसके माँ बाप पर एहसान कर हम इसे ले आए थे, पर इसने तो हमारे ही कुल का नाम खराब कर दिया। अरे डायन भी अपना घर छोड़ देती है, पर इसने तो अपने पति को ही खाने की तैयारी कर ली। मधु चाची बेचारी सबके हाथ पैर जोड़ रही थी, अपने बेगुनाही की दुहाई दे रही थी। आंसुओं, दर्द, पीड़ा से भरा
उनका चेहरा देखा नहीं जा रहा था। पर उस दिन शायद गांव के सभी लोग गूंगे बहरे हो गए थे, जो वहाँ खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। और अफसोस के उनमें से एक मैं भी थी। तब मेरे बाबूजी और गांव के कुछ लोगों ने उनको रोका और ना जाने उनके कान में ऐसा क्या कहा कि बड़के दादा शांत हो गए और चाची वही ज़मीन पर पड़ी हिचकियाँ लेती रही। मैं उस रात और आने वाली कुछ रातें सो नहीं पाई। समाज और उसके बनाए खोखले नियम कानूनों को समझने की नाकाम कोशिश करती रही। गांव में पढ़ाई की सुविधा न होने के कारण मुझे आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ जाना था। जाने से पहले मेरा मन नहीं माना और मैं एक दिन माँ को बिना बताए मधु चाची से मिलने चली गई। मुझे देख पहले तो वो अपने होठों को तिरछा कर मुस्कुराई, पर फिर मुस्कुराहट के कारण होठों के इर्द गिर्द उभर आई रेखाओं को आंखों में उमड़ आए बादलों के पीछे छिपा दिया। चाची कैसी हो? हम ठीक है बिटिया, पर तुम्हारे चाचा बहुत बीमार हैं, उठ भी नहीं पाते, बहुत तकलीफ है इनको। हर दम या तो छत की ओर निहारते रहते हैं या हमको टुकुर टुकुर देखा करते हैं। कमजोरी इतनी है कि बोल भी नहीं पाते, कुछ कहना चाहते हैं शायद, पर हम अभागे समझ भी नहीं पाते। चाची वही चारपाई पर लेटे चाचा के माथे पर एक निस्वार्थ माँ की तरह हाथ फेरते हुए बोल रही थी और मैं उन्हें एक टक निहार रही थी। किस मिट्टी की बनी हो चाची? इन सब ने आपकी कदर कभी नहीं की। ये लोग आपको घर का सदस्य तो छोड़ो, घर की धूल भी नहीं समझते और आप इन्हीं के बारे में सोच रही हैं। कहते कहते मैं रो पड़ी। चाची ने लाड से मुझे अपने करीब बिठाया। हम यहाँ ठीक है बिटिया, तुम हमारी चिंता मत किया करो। अम्मा बता रही थी कि तुम पढ़ने के लिए शहर जा रही हो। काका ने ये काम बहुत अच्छा किया है, खूब पढ़ना। गोरी बिटिया, जब भी आना तो मिलने ज़रूर आना। तुमसे पता नहीं क्यों पुराने जन्म का सा कोई नाता लगता है। आ जाती हो तो थोड़ा मन बहल जाता है। चाची रेगिस्तानी निगाहों से कुछ देर तक मुझे अपलक देखती रही। लगभग 1-1.5 साल बाद हॉस्टल में माँ से पता चला कि राजेंद्र चाचा नहीं रहे। कभी माँ ने बताया था कि अब चाची की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। एक बार घर आई थी तो उनसे मिलने गई थी। उनको देखा नहीं जा रहा था। कम उम्र में ही उम्र दराज दिख रही थी। सूती धोती पहने वही कमरे के एक पुराने से बक्से को खोले बैठी थी। जाने क्या ढूंढ रही थी। मधु चाची। कौन? मैं। गोरी बिटिया, तुम कब आई? हमको तो खबर ही नहीं लगी। बड़े सालों बाद आई हो इस बार, चाची ने पीछे मुड़ते हुए कहा। नहीं चाची, आती तो थी पर जल्दी ही वापस चली जाती थी। इस बार मन नहीं माना तो आपसे मिलने चली आई। वही चाची के पास बैठते हुए मैंने उनसे कहा, अच्छा रहा बिटिया तुम आ गई, तुमसे ढेर बात करनी थी। पता नहीं इसके बाद कभी मिलना हो भी या नहीं। ऐसे क्यों कहती हो चाची? मैंने चाची का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बिटिया सच कह रहे हैं। तुम ही देखो शरीर कैसे गलता जा रहा है हमारा। यहाँ के डॉक्टर कहते हैं हमको तुम्हारे चाचा वाली बीमारी हो गई है, एड्स। तुमको आज अपना सच बताना चाहते हैं बिटिया। यहाँ सभी हमें चरित्रहीन समझते हैं, पर हम चरित्रहीन नहीं हैं। हमने सारी ज़िंदगी तुम्हारे चाचा के सिवाय किसी दूसरे मर्द की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। हम उतने पवित्र हैं जितनी गंगा मैया। इतना कहते ही मधु चाची के अंदर दबा सालों का सैलाब दर्द बनकर बह गया। मैंने उन्हें अपने सीने से चिपका लिया और रोने दिया। वो देर तक सिसकियाँ लेती रही और बार बार हिचकियाँ लेकर बस एक ही बात कहती रही, हम चरित्रहीन नहीं है बिटिया। मैं उन्नाब आ गया, आपको यहीं उतरना था ना? एक सहयात्री ने मुझे जगाते हुए पूछा। हाँ, मुझे यहीं उतरना है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सामान लेकर गाड़ी से उतर गई। सामने ही बाबूजी खड़े थे। गाड़ी में सामान रखा। मैं और बाबूजी दोनों ही खामोश थे। उनकी खामोशी किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी।
मैं घबराहट में अपने नाखूनों को कुरेदे जा रही थी। अनहोनी के डर से मेरा गला सूख रहा था। मधु बहुत अच्छी थी, हमेशा बड़ों की सेवा में लगी रहती, पर अफसोस के किसी ने उसकी कदर नहीं की थी। मतलब? मैं बुदबुदाई। मेरे कानों में केवल थी शब्द गूंज रहा था। बाकी बाबूजी क्या बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ बेटा, कल रात उसने आखिरी सांस ली, बाबूजी ने आंखों के कोरों को पोंछते हुए कहा। गाड़ी थोड़ी देर में चाची के घर के बाहर रुकी। मैं भारी कदमों से अंदर बढ़ी। मधु चाची जमीन पर सो रही थी, बिल्कुल शांत। आज भी वो मुझे उतनी ही मासूम लग रही थी जितनी पहली बार देखने पर लगी थी। मैं वहीं उनके पास बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। सोचने लगी, अच्छा ही हुआ चाची चली गई। नहीं, असल में उन्हें नरक से मुक्ति मिल गई थी, जिसका बोझ बिना किसी गुनाह के उन्होंने सारी जिंदगी ढोया था। मेरी बहू बहुत अच्छी थी। इतने जुल्मों के बावजूद उसने पलट कर कभी जवाब नहीं दिया और ना ही घर के बड़ों की सेवा में कोई कमी की। आज भी अगर हम सच ना बोले तो भगवान हमें नरक में भी जगह नहीं देंगे। हमारी मधु गलत नहीं थी, ना ही उसमें कोई खोट था। अरे कमी तो हमारे बेटे में थी। उसने ना तो कभी किसी औरत की इज्जत की और ना ही अपनी बीवी की कदर की, और हम बेटे के प्यार में इतने अंधे हो गए कि उसके हर पाप के मूक भागीदार बनते गए। ऊपर से बहू को हर बात का दोषी ठहराते रहे। भगवान हमें माफ़ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी बहू चरित्रहीन नहीं थी। ना जाने अचानक बड़ी दादी अपने पाप के घड़े का बोझा नहीं सह पाई, या उनकी आंतरिक चेतना जाग गई कि उनकी जुबान से सच्चाई फूट पड़ी। सब आश्चर्य से बड़ी दादी को देखने लगे और कानाफूसी करने लगे। मेरा चेहरा गुस्सा से तिलमिला उठा। जीते जी चाची की किसी ने एक ना सुनी और ना ही किसी ने उनका समर्थन किया। और आज जब वो चली गई तब बड़ी दादी माफ़ी की दुहाई मांग महान बनने का ढोंग कर रही है। बड़ी दादी, आपने ये बातें चाची से जिंदा में क्यों नहीं की? काश अगर आपने ये बातें उनसे जिंदा में कही होती तो वो आज आप सभी के द्वारा दिए गए झूठे चरित्रहीन के तमगे को लेकर इस दुनिया से रुखसत ना हुई होती। मैंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बड़ी दादी को घूरते हुए कहा और वहाँ से चली गई। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।